अंग्रेज जो अधिनियम लेके आए उन्हीं अधिनियमों में सबसे बड़ा, विस्तृत और अंतिम जो भारत शासन अधिनियम था वो भारत शासन अधिनियम था 1935। तो आज हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि, भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि, और संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि में हम पढ़ रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत क्या प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों को हम देखें तो यह अधिनियम सबसे बड़ा विस्तृत एवं अंतिम भारत शासन अधिनियम था। इसके बाद में फिर भारत को स्वतंत्रता ही मिल जाती है और ब्रिटेन से एक कैबिनेट मिशन आयोग आता है और वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को सहयोग करता है, और फिर संविधान सभा का निर्माण होता है, और संविधान सभा के निर्माण के बाद भारतीय संविधान का निर्माण हो जाता है, जो कि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल या भाग और अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935, और भारत शासन अधिनियम 1935 में हम देख रहे हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं इसकी है। पहली विशेषताएं हमने देखी, पहला ही देखा हमने कि भारत शासन ये अधिनियम सबसे बड़ा, विस्तृत और अंतिम भारत शासन अधिनियम था। और अन्य विशेषताएं देखें तो इसे भारत का मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान के बाद देखो, संविधान में दो तरह से की गई है या दो बार की गई है। भारत शासन अधिनियम 1942 को भी भारत का लघु संविधान कहते हैं, और भारत शासन अधिनियम 1935 को भी भारत का लघु संविधान कहते हैं। तो यहाँ पर देखें हम कि ये भारत का मिनी संविधान या लघु संविधान इसको कहा जाता है। और इसकी विशेषताओं में हम देखें तो इसकी जो विशेषताएं हैं कि इस अधिनियम में 451 धाराएं, इस अधिनियम में 451 धाराएं व 15 परिशिष्ट थे। 15 परिशिष्ट थे। तो इसका मतलब क्या है कि ये अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम था। और इसकी विशेषताएं हम देखें तो भारतीय संविधान में जितने भी प्रावधान लिए गए हैं,
लिए गए हैं उनमें से सर्वाधिक प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए, इसी अधिनियम से लिए हैं। यानी भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया तो हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधानवेताओं ने दुनिया के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। दुनिया के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। वहाँ से हमने कहीं न कहीं कोई न कोई प्रावधान ग्रहण किया है। जैसे अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए, रूस से हमने मूल कर्तव्य लिए, आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिया, कनाडा से हमने संघात्मक शासन प्रणाली ली गई है। तो इस प्रकार ब्रिटेन से हमने क्या लिया, संसदात्मक शासन प्रणाली ली। तो विदेशों से हमने कहीं न कहीं कुछ न कुछ लिया है, लेकिन सर्वाधिक जो लिया है वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ग्रहण किया है। यहाँ से हमने भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल 321 आर्टिकल थे और उनमें से हमने 250 आर्टिकल यहीं से ग्रहण किए हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि इस अधिनियम के हम ऋणी हैं, इस अधिनियम के हम ऋणी हैं। इस अधिनियम के ऋणी हैं क्योंकि सर्वाधिक प्रावधान हमने इसी अधिनियम से ग्रहण किए हैं और इसीलिए इस अधिनियम के हम सर्वाधिक ऋणी माने जाते हैं। आगे देखें हम विशेषताओं में क्या क्या प्रावधान हैं। देखो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इस अधिनियम को भारतीय संविधान का मूल स्रोत भी कहा जाता है। मूल स्रोत भी कहा जाता है। इस अधिनियम को भारतीय संविधान का मूल स्रोत भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत देखो क्या क्या हुआ है भारत में। तो इस अधिनियम के तहत भारत में आरबीआई की स्थापना की गई। भारत में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक या यूं कहूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इसी अधिनियम के तहत की गई। तो इस अधिनियम के हम ऋणी इसीलिए भी हैं कि इस अधिनियम से सर्वाधिक जो प्रावधान है वो ग्रहण किए गए हैं। अक्टूबर 1937 में सॉरी विद्यार्थियों, थोड़ा सा यहाँ संशोधन करें हम। 1 अप्रैल 1937 को आरबीआई की स्थापना की गई और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और इसी अधिनियम के तहत देखो एक और विशेषताएं हैं। इसी अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय अर्थात
इंडियन फेडरल कोर्ट, इंडियन फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, की स्थापना अक्टूबर 1935 में की गई। अक्टूबर 1900 थोड़ा सा यहाँ संशोधन करें, देखो क्योंकि पहले आरबीआई की स्थापना देखो पहले होती है 1 अप्रैल 1935 को, और संघीय जो न्यायालय है, संघीय न्यायालय की स्थापना बाद में होती है। थोड़ा सा यहाँ हम परिवर्तन करें, अक्टूबर 1937 में इंडियन फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है, और इसके जो प्रथम न्यायाधीश बनते हैं, प्रथम अंग्रेज न्यायाधीश बनते हैं मोरिस गवेयर इसके प्रथम न्यायाधीश बनते हैं। और इसके बाद में स्वतंत्र भारत के, आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम जो न्यायाधीश वो बनते हैं H.C. कानिया। तो इस अधिनियम के तहत हमने देखा कि दो प्रमुख विशेषताएं सामने आई, एक इंडियन फेडरल कोर्ट की स्थापना यानी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और ये संघीय न्यायालय ही आगे जाकर के भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना है। और संघीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अंतर क्या है कि संघीय न्यायालय पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं दे पाता था, क्योंकि इसके जो अंतिम जो निर्णय होते थे वो इंग्लैंड में जाकर के होते थे, और ये एक स्वतंत्र निकाय नहीं था। और सर्वोच्च न्यायालय भारत का जो है वह एक स्वतंत्र निकाय है, और उसके अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से किए जाते हैं। इसी अधिनियम में देखो क्या हुआ, और इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को, प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। यानी अंग्रेजों ने उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए, भारतीयों को स्वतंत्र करने के लिए ये अंतिम भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया। और इसमें जो भारत शासन अधिनियम 1919 में जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था, उसे समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतों में द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और शक्ति का विभाजन किया गया, संघीय व्यवस्थाएं अपनाई गई। शक्ति का विभाजन कैसे किया गया? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया। राज्य के मध्य किस प्रकार से? संघ सूची के रूप में, संघ सूची
राज्य सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के रूप में, व समवर्ती सूची के रूप में शक्तियों का विभाजन किया गया। कहने का अर्थ ये है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को खुश करने के लिए भरसक प्रयास किए, लेकिन यह जो शासन अधिनियम है वो भारतीयों को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाया। और इस अधिनियम के बारे में जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, इस अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? पंडित नेहरू ने कहा, इस अधिनियम के बारे में पंडित नेहरू ने कहा कि यह अधिनियम दासता का घोषणा पत्र है, दासता का घोषणा पत्र है। इसको दासता के घोषणा पत्र की उपाधि प्रदान की कि यह हमें और नौकर बनाने के लिए एक अधिपत्र जारी किया है और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह अधिनियम तो एक ऐसा अधिनियम है, नेहरू के अनुसार देखें हम तो, नेहरू के अनुसार यह अधिनियम ऐसा अधिनियम है जैसे बिना इंजन की गाड़ी हो, जिससे बिना ब्रेक की गाड़ी हो, बिना ब्रेक की गाड़ी या बिना इंजन की गाड़ी, बिना इंजन की गाड़ी हो, ऐसी संज्ञा दी उन्होंने कहा कि ये जो अधिनियम बनाया है ये हमें कहाँ लेके जाएगा, इस अधिनियम से हमारा कितना विकास होगा, इसका कुछ कह नहीं सकते। ये तो ऐसी रेलगाड़ी है जिसे पता ही नहीं कि कौन से स्टेशन पे ये रुकने वाली है या इसका गंतव्य स्थान कहाँ पर है। तो इस प्रकार से इस अधिनियम की पंडित नेहरू द्वारा आलोचनाएं की गई। तो ठीक है, ओके प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं हम अगले अधिनियम के साथ में अगली कक्षाओं में। और इनसे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाओ। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने वैसे तो पूरा प्रयास किया है कि जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो सब हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एग्ज़ाम में इस प्रकार के जो अधिनियम हैं या इस प्रकार जो भी हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो आपको फ़ायदा देंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में और अगली क्लास में। तब तक